नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल फ़रवरी 10 को उत्तर प्रदेश का पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 7 फ़ेज़ेस में ये चुनाव होंगे। लेकिन पहले जो 2 चरण हैं वो पश्चिमी यूपी में हैं और पश्चिमी यूपी एक एक क्षेत्र की वजह से भी और अपने पॉलिटिकल इतिहास की वजह से भी काफ़ी अहम माना जाता है। और इसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। कल के चुनावी मैदान में कल जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें 58 सीटों में पोलिंग होगी, वहाँ पे 9 मिनिस्टर्स भी मैदान में हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से जो पश्चिमी यूपी का जो पूरा इतिहास रहा है और वहाँ पर पिछले 2 सालों से किस तरीके की राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं और वो हालाँकि हम जानते हैं कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन का एक बड़ा गढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों और घटनाओं का इन चुनावों में क्या महत्व रहेगा, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसी के इस बातचीत में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं राजेश महापात्रा जी, जो पहले फॉर्मरली हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर एट लार्ज थे, सीनियर जर्नलिस्ट है, लगातार देश की राजनीति को फॉलो करते आ रहे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले यूपी का एक बड़ा दौरा करके आए हैं। मुख्यतः पश्चिमी यूपी का एक बड़ा दौरा करके आए हैं। मैं भी अवध और आसपास, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में घूमा हूँ और वहाँ के कुछ ट्रेंड्स पकड़ने की हम लोगों ने कोशिश की है और इस सिलसिले में हम बात करेंगे। तो राजेश जी, वायर की इस बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी कुछ दिन काफ़ी लंबा दौरा रहा आपका और कल 58 सीटों पे, तो अगर मोटी-मोटी अगर हम बात करें, 58 सीटों में आप किस तरीके का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? और सीट के नंबर्स पे और सीट वाइज़ एनालिसिस हम कुछ देर में करेंगे, लेकिन एक मोटा-मोटा अगर हम लोग जो टेक अवेज़ जिसको कहते हैं, वो आपका क्या रहा आपके दौरे में? देखिए, इस बार के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, ये पिछले कई सारे चुनावों से एक तरह से अलग है। ये इस तरह से अलग है कि 1985 के बाद, 1985 के बाद ये पहला चुनाव है, यानी कि 3 दशकों से ज़्यादा समय के बाद ये पहला चुनाव है जब लड़ाई सिर्फ 2 तरफा हो रहा है। बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी और साथ में आम आदमी पार्टी भी है, ओबीसी की एआईएमआईएम भी है, लेकिन वो लोग कहीं ज़्यादा कॉन्टेस्ट में नहीं है। जहां भी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, आपको एक ही बात सुनाई देगा, भैया टक्कर है। और ये दो तरफा लड़ाई है। ये 2 चीजें आपको हर जगह सुनाई देगा। 2 तरफा लड़ाई है, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल और दूसरे तरफ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और टक्कर है मतलब फाइट है। ये चुनाव जिसको कहते हैं क्लोज टू कॉल है। वो क्यों क्लोज टू कॉल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस तरीके का जो आप सुनने में आ रहा है, जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, ऐसा 2017 में हमने नहीं सुना था। 2017 में हम जा रहे थे 2017 कहिए, 2012 कहिए, 2007 कहिए, इन चुनावों में वोट बट जाते थे। 4 पार्टी, कई बार 3 पार्टी, कभी 4 पार्टियों के बीच में बंटते थे। मुख्यतः भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। और कोई भी पार्टी जो 30% के लगभग वोट ले आता था, मतदाताएं जो 30% या 30 के आसपास मिल जाते थे, तो सरकार बना लेती थी। 2017 में उसमें बदलाव आया, जब भाजपा 40% वोट ले गई। और जब 40% भाजपा वोट ले गई, तो वो पूरा को पूरा स्वीप कर गई। 300 से ऊपर सीट, 312 सीट ये लोग जीते। उससे पहले होता क्या था, 30-32% वोट आते थे विजयी दल को, और उसको 220, 210, और दूसरा पार्टी हम देखते थे, किसी को 110 मिला, किसी को 140 मिला, किसी को 80 सीट्स मिला, किसी को 40 सीट्स मिला। इस तरह से बढ़ते थे चारों। बिल्कुल। अब ये 2 तरफा है, तो ये क्लोज टू कॉल
का मतलब नहीं है कि आप कुछ हंग असेंबली दिखेंगे, ऐसे नहीं लग रहा है। क्लोज टू कॉल इसलिए है कि बड़े सारे जगह पे चुनावी परिणाम क्या होगा उसका अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब दो तरफा हुआ है इसका मतलब है कि जो बाकी दो दल थे उनके जो वोट्स हैं, मुख्यतः बहुजन समाज पार्टी, जिसमें कि जिसको कि पिछले चुनाव में 22% वोट मिले थे, और उसके एक सपोर्ट बेस बड़ी पैमाने पे इस बार शिफ्ट होने का अंदाज लगाया जा रहा है। लेकिन वो सपोर्ट बेस ऐसा है, खास करके जो दलित वर्ग है और कुछ जो जाटों का जो हुआ है किसान आंदोलन के उपरांत, जो भारतीय जनता पार्टी के है, वो एक वर्ग है। और तीसरा जो है अति पिछड़ा वर्ग, जिनमें से कि बड़े सारे लोग मतलब नॉन यादव ओबीसी, जिसको आप कुर्मी कह लीजिए, आप राजभर कह लीजिए, ये सब जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो कि बड़े पैमाने पे पिछले बार 2017 में भाजपा के साथ आ गए थे, और वही कारण था भाजपा को इतनी बड़ी बहुमत मिली थी। ये इनमें से कई दल इस बार योगी से बड़े नाराज हुए और भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। ये दल गए हैं, लेकिन दल जिस वर्ग में इनका ये हावी है, उन वर्ग के लोग भी कितना इनके साथ आ रहे नहीं आ रहे वो भी कुछ साफ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो दल गए हैं, आपका मतलब है इनके नेता जो है, नेता अभी पिछले कुछ महीनों में पर अपने पार्टियों को छोड़कर सपा रालोद गठबंधन में घुसे हैं या फिर भाजपा में भी घुसे हैं। मतलब इन दो, तो उसकी वजह से एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। पर उन नेताओं का जो जनता है वो कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी नहीं पता चल रहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बसपा का एक बड़ा सपोर्ट बेस शायद बसपा के साथ नहीं रहेगी। हम देख रहे हैं जाट जिस तरह से पूरे हिसाब से भाजपा के साथ 2017 में आए थे, इस बार अधिकतर वो गठबंधन के ऊपर जा रहे हैं। और ये अति पिछड़ा वर्ग जो छोड़े हैं, वो नेताओं के साथ कितना जनता आ रहे हैं, इन तीनों चीजों के ऊपर आंकलन लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो जहां जा रहे हैं एक ही जगह जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्लोज टू कॉल है, लेकिन इसका फिनिशिंग क्लोज नहीं होगा। जी बिल्कुल, मतलब जमीनी लड़ाई जो है वो बहुत ही टक्कर की है। लेकिन जिस तरीके से हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जानते हैं कि एक वोट से भी एक कैंडिडेट, एक पार्टी जीत सकती है, तो वो अंतिम आंकड़ों में वो पता नहीं चलेगा कितनी जमीनी लड़ाई कितनी ज्यादा टाइट है। जो जीतेगा वो पूर्ण बहुमत से जीतेगा और वो अच्छी बहुमत से जीतेगा। दूसरा चीज ये चुनाव का इस जो खास करके ध्यान देने वाली बात है कि इस चुनाव में मोदी कोई फैक्टर नहीं है। जो हर राज्य के चुनाव 2014 से जितने भी चुनाव लड़े गए हैं, ऐसा कोई चुनाव नहीं था जिसमें मोदी फैक्टर नहीं थे। इस चुनाव में मोदी ज्यादातर फैक्टर नहीं है। उसके दो कारण रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनकी राजनीति और राज्य के ऊपर इतना हावी हो रखा है कि जो रेफरेंडम है बीजेपी के ऊपर, वो ज्यादातर योगी जी के कार्यकाल और योगी जी का जो परफॉर्मेंस रहा या योगी जी का जो सफलता या विफलता रहे हैं उनके ऊपर है। तो एक तो ये कारण है, क्योंकि और प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए वो फैक्टर नहीं है। दूसरा कारण ये है कि ये जो कोरोना के चलते जो इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल कैंपेनिंग, बड़े सभाओं के जो बैन लगा दिया, तो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते थे वो बड़े बड़े सभाएं होते थे, और वो जो बड़े सभा होते थे, बड़े बड़े रैलियां होते थे, उससे एक माहौल बनता था। इस बार वो माहौल नहीं है। यही चीजें समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि जब तक ये बैन नहीं लगा हुआ था तब तक अखिलेश यादव बहुत ही ज़्यादा भीड़ जुटा रहे थे अपने रोड शोज़ पर, मगर बैन लगने के बाद उनके रोड शोज़ बंद हो गए, और उसके बाद तो एक तरीके से ये एक ऑफसेट हो जाता है। जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है एक तरफ, तो वहाँ सपा को भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा के पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स है और अखिलेश यादव के पास सिर्फ वो है अकेले कैंपेन करने के लिए, और जयंत चौधरी है। तो इसका आप कुछ एक इम्पैक्ट देख रहे हैं? ये बात सही है। हालांकि हर राजनीतिक दल को इससे असुविधाएं, कठिनाई तो हुई है, लेकिन किसको इससे ज्यादा घाटा हुआ है इसका
अंदाज तो हम केवल परिणाम आने के बाद ही बता सकते हैं और कितना हद तक इसने घाटा किया। लेकिन सवाल उठता है, माहौल बनाना किसके लिए ज्यादा जरूरी है? किसके लिए पार्टी के तरफ से माहौल बनता है, किसके लिए जनता के तरफ से माहौल बनता है? हाँ। अगर कहीं ऐसा हो कि असंतोष इतना बढ़ गया हो योगी सरकार के खिलाफ, अगर जनता ही माहौल बना रही है, तो ये बड़े बड़े सभा, रैलियां, रोड शो ना होने का जो घाटा है, वो घाटा बीजेपी को ही ज्यादा होता है, गठबंधन को नहीं। दूसरा बात, हालांकि आपने जो कहा वो सही है, बीजेपी का सांगठनिक मजबूती जो है, और शायद उन्होंने पहले सोचा था कि शायद वर्चुअल कैंपेनिंग उनको हेल्प करेगा, क्योंकि उनके लोग डोर टू डोर कैंपेन कर पा रहे हैं, उनके हर जगह नेताएं हैं। लेकिन मैं जब पश्चिमी यूपी में खास करके, क्योंकि वहां चुनाव अब हो गया, आने वाला हो गया, तो बहुत क्लोज हो गया, तो अब वहां पे जो लीडरों से जब भाजपा का मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी कमी महसूस हो रही है कि हम माहौल नहीं बना पा रहे। मतलब मोदी के नहीं होने से उनको नुकसान मोदी लग से रहा है। या बड़े रैलियां ना होने से माहौल नहीं बना पा रहे हैं। मगर तो क्या सपा जो लाइवलीहुड इश्यूज पर, नौकरियों पर, महंगाई पर, या फिर स्ट्रे कैटल जो होते हैं, जो खुले जो सांडों का जो डर है किसानों को, इस पे माहौल बना पा रही है अपने? नहीं, मैं वही तो अपने कहा ना वोटर्स कि पे? इन चीजों के ऊपर विपक्ष को माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनता के समस्याएं हैं, और ये समस्याओं की हल नहीं हुआ, या इस समस्याओं को लेकर जनता असंतुष्ट रही, इसीलिए तो विपक्ष का ये जो दम बना है वो बना है। तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात जो है कि भाजपा का, देखिए, दो चीज है। एक है भाजपा के लिए जो स्ट्रैटेजी था वो डिफेंडर का खेल है, और अखिलेश के लिए जो काम है वो चैलेंजर का खेल है। आपको ये देखना पड़ेगा, क्या योगी सही सलामत डिफेंस कर पा रहे हैं या कर पाए हैं? भाजपा अपनी डिफेंस कर पाई है या नहीं कर पाई है? बचाव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? और कितना हद तक ये लोग, विपक्ष जो है वो ऑफेंसिव में कितना हद तक जा पा रही है? उसमें हम अगर देखें तो भाजपा के तरफ से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कमी रही कि भाजपा का कोई एक कैंपेन प्लान नहीं बन पाया इस चुनाव में। पहले उन्होंने जो है अपने विकास, सोच ईमानदार, काम दमदार, उसको उठाने की, स्लोगन को चलाने की कोशिश की, वो नहीं चला। उन्होंने उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और एक योगी, एक दक्ष शासक होने का जो इमेज प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया, वो भी नहीं चला। उसके बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान कार्ड को खेलने का कोशिश किया, जिन्ना के नाम आए, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो और दूसरे मीटिंग्स हो, या जेबर का एयरपोर्ट हो, वो हर जगह योगी जी ने जिन्ना का नाम लिया, कोशिश किया। एक वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको सेंटर पे लाए, वो भी नहीं हो पाया, अभी तक तो होते हुए नहीं दिखाई दिया। पश्चिमी यूपी में हमने भाजपा को कोई लोकल लीडर को कैंपेनिंग के समय ये हिंदू मुसलमान बातें करते हुए हमें ज़्यादा नज़र नहीं आए। तो घूम फिरा के बात यह है कि एक कोई पॉजिटिव कैंपेन प्लान इनको मिला नहीं। दूसरे पक्ष में बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशुओं का समस्या, गन्ने की एरियर की समस्या, और कई जगह जो एक जो कंप्लेंट्स है कि भाई योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन ठाकुरवाद का भी बहुत लोगों को भुगतना पड़ा है। ये सारे इशू जब रहते हैं तो कोई एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव हमको उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा है। जब आपका कोई एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव नहीं है, जब आप कह नहीं सकते हो कि यही एक ही मुद्दा है या ये 2 या 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव लड़ी जा रही है, तब होता क्या है कि तब चुनाव सीट टू सीट कॉन्टेस्ट हो जाता है। जब सीट टू सीट कॉन्टेस्ट हो जाता है तब कैंडिडेट, सामाजिक समीकरण, ये सब चीजों के ऊपर बात आ जाती है। बिल्कुल। ये दर्शकों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हम दे देते हैं। पश्चिमी यूपी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो गन्ना बहुल एरिया, एक तरफ जहाँ पर शामली, बागपत, मेरठ या मुजफ्फरनगर जैसे जो ज़िले हैं, वहाँ पर मुख्यतः
गन्ना उगाया जाता है। और ये जो और कल के ही फेज़ में ये आगरा, अलीगढ़, मथुरा वाला जो बेल्ट है जहाँ पे आलू उगाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये जो पूरा किसान आंदोलन का जो पूरा गढ़ रहा वो पूरा ये गन्ना बेल्ट रहा। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2013 के बाद जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके बाद हमने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बहुत ही बड़े पैमाने में होता हुआ दिखा, जिसका फ़ायदा बीजेपी को डायरेक्टली पहुंचा। लगातार वो 90% से ज़्यादा यहाँ की सीटें स्वीप करती रही और इस तरीके से एक हिंदू कंसोलिडेशन के फॉर्मूला पे चुनाव लड़ा और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पे लड़ाया गया चुनाव, और जहाँ पर भाजपा को सीधे तौर पर फ़ायदा हुआ। मगर किसान आंदोलन के आने पर ये हुआ कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत हद तक हटता हुआ दिखा, वो जाता हुआ दिखा। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और रालोद किसानों के मुद्दों पर और महंगाई के मुद्दों पर, नौकरियों के मुद्दों पर इस तरीके से भाजपा को एक तरीके से फोर्स किया, उनको एक तरीके से मजबूर किया कि इन सारी चीज़ों पर बात करें, कोविड पैंडेमिक पे बात करें कि किस तरीके से हुआ। और इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल किसानों का था, जिनकी वजह से वो महापंचायतें कर करके एक इस तरीके से जाट और मुस्लिम एकता की उन्होंने बात की। और उसकी वजह से भाजपा आज वहाँ पर बहुत ही एक स्टिकी विकेट पर है। जो राजेश जी कह रहे थे कि केस सीट टू सीट कॉन्टेस्ट इसलिए कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि भाजपा का एक तरफ बड़ा एक जो वोट बैंक है वो कटता हुआ दिख रहा है, और उसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। सारा जो इस वज़न है इस डिस्कशन का, मुख्यतः हम उसी पर फोकस करेंगे कि ये क्या सपा को, रालोद को पहुंच रहा है। और क्योंकि जैसा राजेश जी कह रहे थे कि बसपा, कांग्रेस ये इस बार बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं लड़ रही है, फोर कॉर्नर फाइट नहीं है, तो जो ये बाईपोलर में डायरेक्टली जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसमें संभावनाएं बताई जा रही हैं कि वो सपा रालोद पर जाकर पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाए। इसी पर हम राजेश जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीएसपी की पैठ वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रही है। काफ़ी बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर बहन जी चुनाव ना भी लड़ी, मतलब कैंपेन भी नहीं किया, फिर भी उनका जो वोट बैंक है वो लगातार कंसिस्टेंट रहता है। खास करके जो 18-20% के लगभग जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उसमें से जो 12% जाटव वोट है वो लगातार, जाटव कॉन्सेंट्रेटेड सीट्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर उनको वो सीट मिलता है या फिर कांग्रेस वोट, तो वो वोट जो भी अगर जो सीट टू सीट केस में कहीं कहीं फोर कॉर्नर या थ्री कॉर्नर अगर हो जाए तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा या सपा रालोद के एंटी बीजेपी कंसोलिडेशन जो करना चाह रही है उसको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट इसलिए नहीं होता था, जाटव वोट को लेकर नहीं होता था जी। थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट हाँ। मैंने थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट परिणाम को अफेक्ट नहीं करता था क्योंकि मायावती जी की एक जाटव वोट की बेस है। वो जाटव वोट को बेस को लेकर जब मायावती मुसलमानों का वोट ले लेती थी तब वो वहां पर वो सपा के वोट काट लेते थे, या कहीं कांग्रेस अगर उम्मीदवार स्ट्रांग है तो उनके वोट काट लेते थे। इस चुनाव में मुसलमानों का वोट कहीं नहीं जा रहा है, ये अब बात साफ हो गई। मुसलमान बड़े संयम से चल रहे हैं, बड़े कैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया बिहार और बंगाल देखने के बाद कि हम मुसलमान कैंडिडेट के नाम पर वोट देकर हमें फायदा नहीं है। हमारी फायदा उसमें है जो कैंडिडेट भाजपा का कैंडिडेट को हरा सके। तो ज्यादातर आप कहोगे उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है। मेरा आंकलन ये है कि 80% मुसलमान, 75 से 80% मुसलमान सपा के साथ जाएंगे। और कहीं कहीं अगर वो टूटेंगे तो वहां अगर बसपा का हो या एमआईएम का हो या कांग्रेस का हो, वो बहुत चंद जगह है जहां पे उनके स्ट्रांग मुसलमान उम्मीदवार होंगे और वहां पे उनके अगर जीतने का चांसेस दिखते हैं तो। अब बात आती है कि मायावती जी की जो वोट बेस है वो तो खाली जाटव में भी नहीं था, दूसरों में भी था। ज्यादातर दूसरे उसमें दो तरह के में बात सुनने को मुझे आ रहा है। मैंने बहुत उनके लोगों के भी कुछ बसपा के जो लोग शिफ्ट किए हैं एसपी में उनसे भी बात की।
उनका कहना है कि एक वर्ग है जाटव में, क्योंकि जाटव सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं दलितों के बीच में, खास करके शहरी इलाकों में जो सरकारी नौकरी में है, जो इस चीज को लेकर बड़े कॉन्शियस है कि भाई अगर संविधान के ऊपर अटैक होता है, आरक्षण के ऊपर अटैक होता है, वो जो जिन्होंने मन बना लिया है कि भाजपा जो है आरक्षण खत्म करेगी, तो वो जो वर्ग है वो हालांकि थोड़ा बहुत कम वर्ग है, लेकिन पढ़े लिखे जो थोड़े ज्यादा सचेत है, वो लोग जहां जहां सपा के कैंडिडेट हो या और कोई कैंडिडेट हो जो भाजपा को हरा रही है, उसके तरफ वोट देंगे। वो मायावती से, मैंने भी उनसे काफ़ी जगह में बात की तो उनको भाजपा चाहे पिछले कुछ सालों में ओबीसी और दलित जातियों में एक पैंट बैठाने में सफल हुई है, लेकिन जो पढ़े लिखे जाटव हैं उनका ये कहना है कि भाजपा कुल मिलाकर रिप्रेजेंट तो कर देती है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक तरीके से बनाने की कोशिश करती है, और उनका जो ये इक्वालिटी का जो फॉर्मूला है वो इलेक्शन में ख़त्म होकर फिर उसके बाद उनके सरकार में, उनके गवर्नेंस में नहीं दिखती है, जिसका एक नतीजा ये भी हुआ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य और इस तरीके के जितने भी ओबीसी नेता हैं वो छोड़कर सपा में शामिल हुए या फिर बसपा में शामिल लेकिन हुए। उनका संख्या हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, बड़े पैमाने पे जो दलित टूटेंगे मायावती से, बीजेपी को आशा है कि वो दलित ज्यादातर लाभार्थी हैं, लाभार्थी, हाँ, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सहायता मिली है, तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये जो जाटों की जो वोट है, देखिए जाटों की वोट जो है वो लगभग 4.5% के करीब करीब है, तो उसमें से जो हमें लगा कि 2/3 जाट वोट तो कतई बीजेपी के पास नहीं जा रहा है, ठीक है। कई लोग तो कहते हैं 3/4 हो जाएगी, 20-25%। मतलब ये आपने ये जो पूरा जो ट्रेंड है जाटों के बीच में, ये आपने जाटों के बीच में वो आपने गन्ना बेल्ट में भी देखा और आलू बेल्ट दोनों जगहों में देखा? दोनों जगह देखा है, मतलब अलीगढ़, नहीं मथुरा? नहीं, आलू बेल्ट में समझ में नहीं आ रहा है, उनका संख्या तो है, हाँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। उनको अगर लगा कि आप भाजपा वाले हो तो आपको ऐसे बात कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो, उनको लगा कि आप गठबंधन वाले हैं तो और वो थोड़े से आलू बेल्ट वाले जाट जो है ना, वो थोड़े इतने सीधे भी नहीं होते हैं जितने ऊपर वाले होते हैं जी। नहीं मतलब ये मैंने वो यूपी में देखा कि जहाँ पे गन्ना का जो किसान है वो एक तरीके से सरकारी रेट पर डिपेंडेंट है। सर डिलेज इन पेमेंट्स जो होते हैं, जो इतना जो उनको अपना पेमेंट मिलने में 1 साल से बहुत सारी जगहों में मैं गया जहां पर पिछले साल जनवरी में लास्ट पेमेंट हुई थी, उसके बाद इस बार हुआ ही नहीं है। यूपी सुरेश राणा जो हैं वो थाना भवन के में गन्ना मंत्री हैं, वहाँ के एमएलए हैं, फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखी कि इनके होने के बावजूद भी उनको गन्ना का पेमेंट जो कि मोदी जी ने कहा था कि 14 दिन में हो जाना चाहिए, वो 1 साल 1.5 साल में भी नहीं हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वोकल लगे। लेकिन जहाँ जो आलू बेल्ट है वहाँ पर आलू बेल्ट जिनका सरकार से लेना देना नहीं है, वो मार्केट प्राइस के से चलने वाले लोग हैं कि हाँ कोल्ड स्टोरेज में डालना है या नहीं डालना है, तो उसमें इस तरीके से जो प्रोटेस्ट कल्चर है वो नहीं दिखा। नहीं देखिए, वो लोग एक किसान आंदोलन के साथ इतना जुड़े हुए भी नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बीजेपी का उम्मीद है और हो भी सकता है ये सही हो, लेकिन देखिए आपको एक समझना पड़ेगा, एक पूरा जब जाट समुदाय में एक सोच बदलती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को पास चला जाता है, तो आप कह नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यदि अब हम आते हैं पहला फेज में जो 58 सीट जाते हैं, वही कह रहा था कि अब मतलब जो हमने लार्जर जो आंकलन है वो तो क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो समझ लिया, लेकिन कल के जो 58 सीट है इसमें 9 मिनिस्टर्स हैं। श्रीकांत शर्मा है मथुरा से, अतुल गर्ग है गाजियाबाद से, सुरेश राणा थाना भवन से हैं, संदीप सिंह अतरौली से हैं, अनिल शर्मा शिकरपुर से, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से, दिनेश खटिक जिस हस्तिनापुर से, जिनको बेलवेदर सीट कहा जाता है, तो इसके बारे में हम खासा बातचीत करेंगे कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, और जीएच धर्मेश आगरा कैंट से, और चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह दिग्गज जाट नेता है छाता मथुरा के एरिया से। क्या आपको लग रहा है इन 9 मिनिस्टर्स का क्या? देखिए इनमें से 1-2 मिनिस्टर छोड़कर, जैसे धर्मेश जी हो गए,
बाकी सारे मंत्री फंसे हुए हैं। सारे मंत्री फंसे सारे मंत्री इस बार हम्म, कहें तो टक्कर में है, उनको टक्कर मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का नाम लिया, वो बड़े स्ट्रांग जाट नेता रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि आपको आज बोलना पड़ेगी वहां एडवांटेज बीजेपी है। हाँ, ये श्योर शॉट बीजेपी होना चाहिए था, लेकिन वो एडवांटेज बीजेपी है। कुछ नेता जो हैं इनके, जैसे सुरेश राणा ले लीजिए, वो हार रहे हैं। बिल्कुल। वो भाजपा के अंदर के लोग भी कहते हैं कि सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारा उस सीट पे रहेगा। हस्तिनापुर में देख लीजिए दिनेश खट्टिक, वो एक फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर, वो एक सेफ सीट माना जाता था, लेकिन वहां समीकरण ऐसे बैठ गया है अभी कि हस्तिनापुर को तो शायद बेलवेदर सीट भी कहते हैं कि हर साल अपना एमएलए बदलता है। तो इस बार जाहिर सी बात है कि दिनेश खट्टिक को एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ेगा। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी झेलना इसी उनको रिपीट किया भी गया है, क्योंकि शायद उनको ये झेलना नहीं पड़ता बाकी जो मंत्रियों को जैसे झेलना पड़ रहा है। जैसे आप संदीप सिंह का बात ले लीजिए, कल्याण सिंह के पोते, लेकिन वो ऐसा है कि अभी कल्याण सिंह के एक एम्पैथी अनुकंपा के वोट भी शायद मिल जाए और वो निकल जाए सीट, लेकिन वो लड़ाई में है, वो भी फाइट में है, सारे हैं। आप यहाँ के ले लीजिए, मुजफ्फरनगर की ले लीजिए। अब मुजफ्फरनगर में देखिए, वो तो बनियों का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गढ़ है, लेकिन वहां एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। वहां पे कांग्रेस ने जो है एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है, और अगर कहीं पंडितों का वोट जो है 10,000 से ऊपर अगर वो कैंडिडेट ले लेता है तो वहां बीजेपी हार जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से जो हम कह रहे हैं कि सीट टू सीट कॉन्टेस्ट हो रहा है और बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा तौर पर जो देखें तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बीजेपी अगर देखें। हाँ, क्योंकि उनका एक मतलब पिछले 10 सालों से एक उनकी बहुत मजबूती से बीजेपी इन क्षेत्रों में घुसी है। वो बहुत मेकअप कर लेते हैं। हाँ, चुनाव आते अभी भी हमने देखा पश्चिमी यूपी में जो 2 महीने पहले के स्थिति थे, 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जगह वो पूरा स्वीप हो जाएगा, सफाया हो जाएगा भाजपा का, लेकिन आज वो हर जगह में फाइट में भी दिख रहे हैं। हाँ, मतलब मेकअप किया। वो छोड़ते नहीं, अंत तक लड़ते, वो मेकअप किया, और उनके पास अनेक तरीके हैं। एक तो और एक उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन पहले ये मैं बता दूं, मेरा जो आंकलन है, ये फर्स्ट फेज में ये बराबरी का फाइट है। आप कह लो 20 सीट्स दोनों के तरफ क्लियर है, मतलब जो अगर होगा तो वो 18-20 सीट्स जो है एसपी आरएलडी का क्लियर है, 18-20 सीट्स बीजेपी का क्लियर है। अब रह गया बाकी 18-20 सीट्स। उस 18-20 सीट्स में कुछ सीट्स के ऊपर समाजवादी पार्टी गठबंधन का एडवांटेज है, कुछ सीट्स के ऊपर बीजेपी का एडवांटेज है। कुछ सीट्स, चंद 3-4 सीट्स ऐसे हैं जहां पे बड़े इंटरेस्टिंग फाइट्स हो रहे हैं। वो वहां पर हो सकता है बीएसपी या कांग्रेस भी। ऐसे कौन सी सीटें, अगर आप नाम जैसे कांग्रेस को कोई कुछ चांस ही नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये आगरा मथुरा बेल्ट में ऐसे 3 सीट है जहां कांग्रेस बढ़िया फाइट दे रही है। हाँ। मतलब मथुरा की जो अपनी सीट है, श्रीकांत शर्मा मिनिस्टर लड़ रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। वो भी उनका नाम तो मैं बोलना भूल गया। वो प्रदीप माथुर जो वहां से 4 टाइम एमएलए हैं, काफी पॉपुलर है, एक तरह से उनको पार्टी थोड़ा सा एलिनेट कर दिया था, वो इस बार बहुत बढ़िया फाइट दे रहे हैं। हो सकता है श्रीकांत शर्मा निकाल ले, क्योंकि पिछले बार वो 1 लाख से ऊपर का मार्जिन में जीते थे, लेकिन वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं वहां पर। और कहीं बात पलट गई तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। उस तरह से खैरागढ़ में मैं भूल रहा हूं उनका नाम है, एक फौजी रामनाथ सिकरवर या ऐसा कुछ नाम है। मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी जो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और जीत भी सकते हैं। अरे कल उनका जो रैली हुआ, प्रियंका गांधी को दूसरी जगह अपना कार्यक्रम बंद करके आके उस रैली में ज्वाइन करने को हुआ, क्योंकि वो रैली पूरा शहर, वो जो छोटा शहर है उसमें पूरा रोड ब्लॉक हो गया था सब जगह। बड़े पैमाने पे लोग उतर आए और एक स्पॉन्टेनिटी दिखाई दिया। तो कांग्रेस उम्मीद लगा रखी है कि शायद वो निकाल ले वो सीट, और हो सकता है निकाल ले। अलीगढ़ की भी सीट जो कोल सीट है, वहां पर एक बड़ा, वहां कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस फाइट में है। कांग्रेस कई सारे सीट्स में बड़े इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स दिए हैं, कुछ जगह फाइट में है। और उस तरह से बहुजन समाज पार्टी अगर आप ले लो
तो वो भी कुछ ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अच्छे फाइट दे सकती है। मांट की जो सीट है मथुरा में, मांट का श्याम सीट है। सुंदर शर्मा लड़ते हैं, जीतने के ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं। हाँ, और एक आध सीट है, वो तो वो थोड़ा सा देखने पर, लेकिन मोटा मोटा कहानी ये है कि पहला फेज 50-50 का है। दोनों बिल्कुल ही बराबरी दोनों का हो गया है। मैं कहूंगा बराबरी, थोड़ा सा एज ये पहला राउंड में बीजेपी को है। मगर ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी पिछली बार ना, ना। 90 सीटों के नहीं, अगर आप ना 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 58 में ना से ना 50 ना, सीटें अभी जीतो, तो वैसा तो अभी तो बिल्कुल हम तब दूसरा फेज के ऊपर आपका अगला शो में बात करेंगे। लेकिन मैं अभी से बता दूं, पहला फेज में 58 सीट से दूसरे फेज में 78 सीट है। ये पूरा को पूरा पश्चिमी यूपी का 136 सीट होता है। इस 136 सीट में भाजपा जो है 109 सीट जीती थी 2017 में। अब मैंने तो आपको पहला फेज का बात कह दिया, जो 50-50 का है। हो सकता है भाजपा 2-4 सीट ज्यादा ले ले गठबंधन से, लेकिन जो दूसरी फेज है उसमें बड़े बड़े पैमाने, बड़े घाटे हो रहे हैं भाजपा को। मतलब मिनिमम जो अगर पहले दो फेज को मिलाकर देख ले तो भाजपा को 50-60 सीटों का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा इस बार। 50 सीट का तो 40 से 50 सीट आराम से आप ये कह सकते हो कि वो 60 के आसपास ही रहेंगे। जी। जो आंकलन 60 के नीचे ही रहेंगे, 60 के नीचे ही 50 से रहेंगे। 60 के बीच में रहेंगे। क्योंकि दूसरे फेज में ये पूरा रोहिलखंड वाला जो एरिया है, जहां पर सपा की बहुत अच्छी मजबूती से लड़ रही है और हमेशा पिछली 2017 में भी काफी अच्छा किया था उन्होंने वहां देखिए, से। दो चीजें कह लेते हैं, आपके समय सीमित है। एक तो अखिलेश यादव की कैंडिडेट चॉइस बहुत अच्छा जा रहा है। अगर गठबंधन को पश्चिमी यूपी में कहीं घाटा होगा तो कुछ कैंडिडेट्स आरएलडी के सही चुने नहीं गए हैं। बीजेपी की मजबूरी ये रही कि जो अति पिछड़ा वर्ग के जो हम कुछ नेताओं की बात किए, वो छोड़ने के बाद बीजेपी में घबराहट सा हो गया। जो 1/3 एमएलए बदलने का इनका एक प्रणाली है, वो बहुत कम एमएलए के सीट्स काटे हैं इस बार। तो ये जानते हुए कि हमारा एमएलए अनपॉपुलर है, उन्हें कई सारे विधायकों को दोबारा, आज से 6 महीने पहले भाजपा के ही जितने हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे थे कि हम कम से कम 150 सीट काटेंगे, 150 सीट काटेंगे। लेकिन इतने डिफेंसिव में हैं कि आज लग नहीं रहा है कि 403 सीटों में भी 40 या 50 सीटों मेरे ख्याल से अभी तक 50 भी नहीं हुए हैं। 35 काटे हैं, 35 या 40 सीटें काटे हैं बस। और सारे जो एंटी इनकम्बेंसी, उन्होंने उन्हीं पर भरोसा, लोकल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसी को, उन्हीं विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। लेकिन फाइनली हम इस बात पर बात करेंगे कि कल जो 58 सीटें हैं उसमें सबसे बड़ा, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ही हमने देखा है कि इसको ये कहा जाता है कि जो नॉन यादव ओबीसी है, जो कि 30% से ज़्यादा इलेक्टोरेट है उनका, कुशवाहा, सैनी, कश्यप, इस तरीके की बैरागी और इस तरीके के पाल, इन तरीके की जातियां जो पिछले तरीके से पूरी एन मास ऑलमोस्ट भाजपा की तरफ 2019 में भी और 2017 में भी गई थी, तो उसमें वो उनकी दिशा कहाँ दिख रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना में उनको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। वहीं पर सीट टू सीट कॉन्टेस्ट की बात आ जाती है जी। दो छोटा सा एग्जांपल देके इस बात को हम खत्म करेंगे। आप दो जगह का ले लीजिए, सरधना, संगीत सोम, एक तरह से मुजफ्फरनगर राइट्स या ये जो हार्डलाइन हिंदू फेस थे, मुखिया माने जाते थे, वो हार रहे हैं सरधना में। मैं आपको बता दूं, वो इसलिए हार रहे हैं कि वहां साइनी वोट उनसे नाराज है। साइनी जो बराबर भाजपा को वोट करते आ रही है, साइनी लोग सरधना में संगीत सोम को वोट नहीं दे रहे हैं। दलितों का वोट पूरा को पूरा विपक्ष के अगेंस्ट में अलाइन हो गया है वहां पर। आप दूसरा एक उदाहरण आपको दूं तो अभी मेरे दिमाग में था, मैं जस्ट स्लिप करें, काश्यप जो ज्यादातर भाजपा में है। बरौट में जो केपी मल्लिक लड़ रहे हैं, हम उनके कैंपेन में भी गए थे, दोनों का कैंपेन हम देख रहे थे, जयवीर तोमार गठबंधन के और केपी मल्लिक। जो हवा थी उसके एक फ्रैक्शन भी हमको केपी मल्लिक का कैंपेन में नहीं मिला। और वहां पर एक कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, शायद राहुल काश्यप नाम है। वो पहले बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो निकल के
कांग्रेस में ज्वाइन कर गए। काश्यप वो वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 है। उनकी नाराजगी वो मैंने भी देखी। उनको योगी सरकार ने ये प्रॉमिस किया था कि उनको अनुसूचित जाति में डालेंगे, लेकिन नहीं नहीं डाला। डाला। प्लस उसके बाद ये जो नौकरियां देंगे, उनको नौकरियां भी नहीं मिली, आपके क्योंकि एक बड़ा जमीन कम लीडर है। धर्म सिंह साइनी चले गए चले उधर। गए, हाँ बिल्कुल। तो काश्यप और साइनी, क्योंकि इनकी संख्या भी काफी ठीक ठाक है, कुल मिलाकर ये ज्यादा हो जाते हैं हर और दिन। ये भाजपा के साथ लगातार रहे हैं। मैं तो दो एग्जांपल मतलब दिया। 2014 से तो रहे ही हाँ, हैं। मैं तो दो जगह के एकदम एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिख के रख लीजिए। बरौट का भी जब परिणाम आएगा आप देखेंगे, वहां पे केपी मलिक हारेंगे। और दो एक चीज देखा मैंने, वो मेरे ख्याल से मैं बोलना चाहूंगा। एक जो आशंका है ये सब होने के बावजूद भी, कि ये कुछ रूल्स अभी चेंज हुए हैं जिसके तहत पोस्टल बैलेट जो है सीनियर सिटीजन, विकलांग, दिव्यांग और डिसेबल्ड जो है, और कोविड अफेक्टेड लोगों का पोस्टल बैलेट हो सकता है। और कुछ सरकारी कर्मचारी और पुलिस और आर्मी, उनका भी कुछ उसको लेकर मुझे उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं, लेकिन जो मैं बहुत सुनने को मिला गठबंधन के लोगों से, कि उन्हें इस चीज़ का चिंता है कि ये जो पोस्टल बैलेट है लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20,000 का है, और ये इसकी मैनिपुलेशन की संभावना है। तो मुझे तो कई इतने जगह कांटे की टक्कर में 15 से 20 हजार एक बहुत बड़ा वोट बैंक, नहीं, वोट मुझे जो गठबंधन के कई शेयर हो सारे जाता लोगों ने है। कई जगह बोला, कहा कि साहब हमको सीट का मार्जिन अगर हमारा 10,000 से हम आगे नहीं बढ़ाए तो ये मैनिपुलेट कर लेंगे। ये एक भय है, और वो उसका मैंने छानबीन करना पड़ेगा ये भय कितना हद तक रियल है, लेकिन मैंने ये एक चीज सुना है। दूसरा बात जो मैं आपको बताऊं, जो पश्चिमी यूपी में कुछ जगह हमने देखा, और जब दूसरे जगह के बारे में बात करेंगे वहां ज्यादा हमने देखा, बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई बहुत, जो हम कभी पहले देखते नहीं थे। होता तो है सब जगह, लेकिन बाहर निकल के वो कई जगह हो रहा है। बिल्कुल, ये इस जी, बार तो बीजेपी काफी इज ए दिख डिवाइडेड हाउस इन यूपी, रहा तो उसका कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम के ऊपर भी इफेक्ट होना है। कुल मिला के कहानी ये है कि पहला जो फेज आपका शुरू हो रहा है कल, उसमें बराबरी का है, हल्का सा एज शायद बीजेपी को हो सकता है, लेकिन सेकेंड फेज जब होगा गठबंधन उस आगे रहेगी, मेरा ये अनुमान है। तो ये 136 सीट में गठबंधन शायद 10 से 20% बढ़त रखेगी बीजेपी भाजपा के ऊपर। लेकिन बात ये होता है, और देखने वाली बात ये होता है, कि ये दोनों फेज हो जाने के बाद ये तो आप और हम सीट देखते हैं और कहते हैं ये 5% है या 10% है, लेकिन जो नैरेटिव बनता है वो पार्टियां बनाती हैं। तो गठबंधन उसको लेकर आगे कहेगा कि भाई हम 50% से आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा कहेगा जी हम तो जीत लिए पहला 2 राउंड। अब वो कौन उसको कितना इफेक्टिवली उस प्रोपेगेंडा को लेता है, क्योंकि उसके कैस्केडिंग इंपैक्ट बाकी राउंड्स पे पड़ेंगे। तो ये खेल अभी हमें 14 तारीख के बाद देखना है, लेकिन अभी तक टक्कर बराबरी का है। ये कहना मुश्किल है कि किसका कौन आगे जाएगा, लेकिन नॉइज सुने तो लगता है कि गठबंधन को एडवांटेज है। लेकिन अगर आप सांगठनिक ढांचा देखें और बाकी कुछ चीजों को फैक्टर करें, और अगर बीजेपी की पास्ट हिस्ट्री देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं, भाजपा भी अभी भी रेस में कायम है, मजबूती से रेस में है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इस समय की कमी है राजेश जी। अब मैं कुल मिला के इस बात को पैराफ्रेज अगर करा जाए, तो कल की 58 सीट और उसके बाद के जो 70 से ज्यादा सीटें हैं, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये आपको मैं एक लाइन में इसका समरी कर दूं, बाइपोलर, हाँ वो आप जरूर कीजिए, हाँ बताइए। तो फिर अगर कहा जाए तो ये ऐसा है कि 4 शब्दों में, एंक्सियस बीजेपी, अपबीट एसपी, चिंतित भाजपा, उत्साहित सपा। उत्साहित सपा। लेकिन उसके साथ अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर हम जरा देखें, तो अभी का जो ये पॉलिटिकल नैरेटिव का जो खेल है, क्योंकि भाजपा जो कि पूरी तरीके से हमेशा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में सफल हुई है, क्योंकि इस बार किसान आंदोलन और कई सारे ऐसे राजनीतिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से नहीं कर पा रही है, तो उनका प्रमुख मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर बन गया है। और उस लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, और उससे वो एसपी
से अपने आप को कॉन्ट्रास्ट करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें जो एक सटल कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, जिस तरीका आज़म खान का नाम लेना या उन लोगों का एक वर्चुअल चीफ मिनिस्टर, या फिर उस तरीके से जो योगी का कहना था कि इनकी गर्मी हम निकाल देंगे, इस तरीके से एक उग्र स्वरूप में वो लॉ एंड ऑर्डर और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं नीचे तक परसेप्शन चला गया है। भाजपा का कोर वोटर आपको यही कहेगा कि अब सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई है। वहीं पर सपा का जो भाजपा से नाराज़ है और जो सपा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या बसपा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वो पूरी तरीके से ये कहेगी कि जो ये चुनाव जो है लाइवलीहुड इश्यूज़ पर है, ये चुनाव महंगाई पर है, ये चुनाव विकास पर है, और ये चुनाव किसानों के मुद्दों पर है। तो कुल मिलाकर ये कल और फिर 14 तारीख जब होगी तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पैन आउट होता है, किस तरीके का ये चुनावी स्वरूप लेता है आगे चलकर। लेकिन हम आपको लगातार वायर के इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। और जिस तरीके से राजेश जी ने कहा, एंग्शियस बीजेपी और उत्साहित, मतलब घबराई हुई लग रही है बीजेपी, बहुत धीरे धीरे खेल रही है, लेकिन उनके साथ जो उनका एडवांटेज है वो यही है कि उनका एक सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है, बूथ लेवल पे बेहतर काम करते हैं, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो लाभार्थी वाला जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जहाँ पे राशन जिनको मिला, जिनको घर मिले, उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही है। और ज़्यादातर ये गरीबी तबकों से लोग आते हैं जो कि भाजपा की तरफ से नॉन वोकल कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन भाजपा की तरफ रुझान रखते हैं, उन पर डिपेंड कर रही है। और सपा उसी तरीके से सारा एंटी बीजेपी वोट्स कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कौन कितना सफल होता है। वायर की तरफ से हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे, और कल के चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं उसका भी हम लाइव आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।